बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू। आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 का नाम था इंट्रोडक्शन। आज की इस ऑनलाइन क्लास में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 होगा इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास है सोर्सेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में आज का टॉपिक हमारा सोर्सेज होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा किस तरह हासिल किए जाते हैं। इसके साथ ही स्टेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन से फंक्शंस और लिमिटेशंस क्या है स्टेट्स की, फंक्शंस कौन से जो हम स्टेट में परफॉर्म करते हैं और क्या लिमिटेशन है स्टेट्स की, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन। Data which are collected for the first or a specific purpose and are original in nature are known as primary data. वो डेटा जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, और जो ओरिजिनल इन नेचर होता है उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट हैंड डेटा भी कहा जाता है क्योंकि इसे फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा होता है। डेटा मालूमात को कहते हैं, इंफॉर्मेशन को कहते हैं, ऐसी मालूमात जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप कलेक्ट कर रहे हैं और जो कि ओरिजिनल इन नेचर है, और कलेक्ट करने वाले को कलेक्टर कहते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि डेटा को कलेक्ट कर रहा होता है, हासिल कर रहा होता है। तो वो डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ओरिजिनल इन नेचर है, वो डेटा हमारे पास प्राइमरी डेटा कहलाता है। अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके फिर हम जो है वो कंक्लूजन दे रहे होते हैं और मालूमात को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो ऐसी मालूमात जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट की जाती है अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, एनालाइज करके फिर आप उस मालूमात को हासिल कर रहे होते हो। ऑलरेडी ये मालूमात प्रेजेंट नहीं होती, फर्स्ट टाइम आपने इस डेटा को, इस मालूमात को कलेक्ट किया होता है अपने पर्पस के लिहाज से, अपने पर्पस के मुताबिक। तो ऐसी मालूमात, ऐसा डेटा आपके पास कहलाता है प्राइमरी डेटा। फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं, कलेक्ट करने वाले को कलेक्टर कहा जाता है। यहाँ पर ये डेटा ओरिजिनल इन नेचर होता है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड्स हमारे पास है। क्वेश्चन आता है थ्योरी का एक कि कौन से मेथड हैं जिनके जरिए हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, सेकंड हमारे पास है थर्ड इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनर, फोर्थ है इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमिनेटर्स, और फिफ्थ हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिसके जरिए हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। वो तरीक़ेकार जिनके जरिए डेटा कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी होता है डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा भी ये कहलाता है। वो मेथड हमारे पास 5 पॉइंट है यहाँ पर। अब इन 5 पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरह डेटा कलेक्ट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं तरीकेकार। फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन is the method in which data are collected by the investigator personally from sources concerned. वो डेटा जो कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के, मतलब ऐसा डेटा जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हासिल किया जाता है, मतलब इन्वेस्टिगेटर वो शख्स होता है डेटा को हासिल कर रहा होता है, जो मालूमात को इकट्ठा कर रहा होता है, मालूमात को कलेक्ट कर रहा होता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। उस पर्सन को हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटर, तहकीकात करने वाला। इन्वेस्टिगेटर पर्सन वो पर्सन है जो कि डेटा को कलेक्ट कर रहा है। अगर हम किसी मालूमात को डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, मतलब खुद जाकर मालूमात को इकट्ठा करते हैं, तहकीकात करते हैं, सवालात करते हैं, जवाबात जो हमें हासिल होते हैं उससे हम मालूमात को जो है वो एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके कैलकुलेट कर रहे होते हैं या कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसी मालूमात हमारे पास जहाँ पर हम डायरेक्ट जाकर पर्सनल कॉन्टेक्ट मेंटेन कर पर्सनल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू मालूमात को हासिल कर रहे होते हैं, वो मालूमात का ये मेथड हमारे पास कहलाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये वो मेथड है जिसमें क्या होता है, डेटा कलेक्ट होता है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू पर्सनली फ्रॉम सोर्सेज, मतलब खुद जाकर पर्सनल तौर पर, जाती तौर पर आपने डेटा को कलेक्ट किया। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया प्राइमरी डेटा का, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। या द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा पर्सनली ऑन द स्पॉट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। कलेक्टेड डेटा आर यूनिफॉर्म बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय वन पर्सन। कह रहे हैं कि यार इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो डेटा जो कि इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जाकर ऑन द स्पॉट, यानी
ऑन दी पॉइंट जाकर जो है वो ऑन दी स्पॉट जाकर आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जहां से आपको पता है कि यहाँ से मुझे मालूमात हासिल हो सकती है। आप खुद वहां गए, खुद आपने मालूमात को इकट्ठा करने की कोशिश की, तो ऑन दी स्पॉट जाकर डेटा को पर्सनली कलेक्ट करने का ये मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है, जिसमें इन्वेस्टिगेटर ऑन दी स्पॉट जाकर खुद पर्सनली मालूमात को कलेक्ट कर रहा होता है। किस सिलसिले में जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई, जो भी इशू है, उसके हवाले से मालूमात को इकट्ठा किया जा रहा होता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि डेटा जो हासिल होता है इस मेथड के जरिए वो यूनिफॉर्म इन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करने वाला वन पर्सन है। दे आर कलेक्टेड, ये कलेक्ट होता है बाय वन पर्सन के थ्रू, इसलिए ये डेटा यूनिफॉर्म नेचर में हमें हासिल हो रहा होता है। तो हमने फर्स्ट जो है वो मेथड को डिस्कस कर लिया प्राइमरी डेटा के, जिसमें हमने क्या कहा, प्राइमरी डेटा का वो मेथड जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद ऑन दी स्पॉट जाकर पर्सनली डेटा को कलेक्ट कर रहा होता है अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिहाज से, स्पेसिफिक पर्पस के लिहाज से। तो कलेक्ट करने का ये मेथड हमारे पास कहलाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट बराह रास्त खुद जाकर पर्सनली जाती तौर पर इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात करना, सवालात करना, पूछना, जिस भी प्रॉब्लम के हवाले से हमें डिस्कस करना है या फिर जो है मालूमात को हासिल करना है, उसके बारे में जाकर जो है वो कलेक्ट करना मालूमात को। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड को देखते हैं। सेकंड हमारे पास है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। देखिए इसका बिल्कुल अपोजिट है, वहां पर इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर पर्सनली डेटा को कलेक्ट कर रहा था। अगर आप खुद जाकर डेटा को कलेक्ट ना करें तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। इन्वेस्टिगेशन मतलब तहकीकात करना। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड मेथड को। Sometimes informant hesitate to supply correct information. In such a case, the information can be collected from third party. इन्वेस्टिगेशन का या प्राइमरी डेटा को हासिल करने का वो मेथड जिसमें हम खुद जाकर, इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर मालूमात को हासिल नहीं करता, बल्कि थर्ड पार्टी के जरिए मालूमात को हासिल किया जा रहा होता है, प्राइमरी डेटा को हासिल किया जा रहा होता है, तो ये मेथड हमारे पास इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? इन्फॉर्मेंट वो लोग होते हैं जो कि मालूमात प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिनसे हमें मालूमात चाहिए। जो मालूमात देने वाले लोग हैं वो इन्फॉर्मेंट्स कहलाते हैं। बाज़ दफा ये लोग मालूमात देते हुए हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट महसूस करते हैं, या फिर जो है वो शर्म महसूस करते हैं, या फिर जो है वो कॉन्फिडेंस से मालूमात को आगे कन्वे नहीं कर पाते। तो यहाँ पर इस हेजिटेशन की वजह से क्या होता है, हम खुद जाकर मालूमात को हासिल नहीं करते, बल्कि थर्ड पार्टी के जरिए हमने मालूमात को हासिल किया होता है। तो प्राइमरी डेटा का थर्ड पार्टी के जरिए मालूमात को हासिल करने का ये मेथड कहलाता है हमारे पास इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेंट से उसकी हेजिटेशन की वजह से खुद जाकर करेक्ट मालूमात हासिल नहीं कर पाते, तो इसलिए हम थर्ड पार्टी के जरिए उस मालूमात को इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये मेथड हमारे पास कहलाता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, यानी हमने खुद जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया बल्कि थर्ड पार्टी से डेटा को कलेक्ट करवाया है। थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर होता है सवालनामा। जब हमें मालूमात इकट्ठी करनी होती है, मालूमात को हासिल करना होता है, कलेक्ट करना होता है, तो हम एक पेपर पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस लिखते हैं, जो कि हमें मालूमात को इकट्ठा करने में, कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो जिस पेपर पर हमने क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, जहाँ पर मालूमात, सवालात के जवाब लेकर हम पर्सन से और मालूमात हासिल कर सकते हैं, तो वो पेपर हमारे पास क्वेश्चनेयर कहलाता है, सवालनामा कहलाता है। A questionnaire is an inquiry from consisting of a number of questions to which answers are required. कह रहे हैं कि थर्ड मेथड हमारे पास है किसका, प्राइमरी डेटा को हासिल करने का। किसके जरिए? क्वेश्चनेयर के जरिए। हम सवालनामे के जरिए एक पेपर पर सवालात लिखकर जो मालूमात हमें चाहिए होती है उसके आंसर्स लिखकर जो है वो प्रोवाइड करते हैं पर्सन्स को जिनसे मालूमात चाहिए। फिर वो रिलेवेंट आंसर्स हमें दे रहे होते हैं, फिर हम कलेक्ट कर हम उससे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि सवाल का क्या रिस्पॉन्स आया, क्या जवाब आया। ठीक है, तो इस तरह भी प्राइमरी डेटा को हासिल किया जाता है इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनेयर के जरिए, जिसमें हम क्वेश्चनेयर बेसिकली क्या है, इंक्वायरी है। फ्रॉम कंसिस्टिंग, इसमें क्या होता है, फ्रॉम ऑफ अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मौजूद होते हैं जिसके आंसर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं और जिसके आंसर्स हमें हेल्प कर रहे होते हैं रिलेवेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और जिसके आंसर्स जो है वो हमें प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो ये हमने थर्ड मेथड को डिस्कस कर लिया। अगर हम चाहते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना, तो हमारे पास थर्ड मेथड क्या है, इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनेयर, यानी सवालनामे के जरिए आप जो है वो अपने सवालात के आंसर हासिल करके जो रिक्वायर्ड आंसर है उसके जरिए आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी डेटा को। तो ये हमारे पास थर्ड मेथड हो गया जिसमें हम क्वेश्चनेयर के जरिए मालूमात को इकट्ठा कर रहे होते हैं। फोर्थ को डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमिनेटर्स। In this method, the trained enumerators are appointed who go to the
informants with questionnaire and help them in recording the answer. यहाँ पर हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी ट्रेन पर्सन्स जो होते हैं हमारे पास, ट्रेन इल्यूमिनेटर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। वो हमारे क्वेश्चंस लेकर इन्फॉर्मेंट मतलब जिन लोगों से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उनके पास जाते हैं और उनसे आंसर्स रिकॉर्ड करवाते हैं। तो इस तरह मालूमात को इकट्ठा करने का अमल इन्वेस्टिगेशन थ्रू इल्यूमिनेटर्स कहलाता है। इल्यूमिनेटर्स यहाँ पर एक्सप्लेन भी हुआ है, ट्रेन्ड पर्सन्स होते हैं, ट्रेन इल्यूमिनेटर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है जो कि जाकर इन्फॉर्मेंट्स के पास उन्हें क्वेश्चनर प्रोवाइड करके उनके आंसर्स को रिकॉर्ड करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ मेथड हो गया इन्वेस्टिगेशन थ्रू इल्यूमिनेटर्स प्राइमरी डेटा को हासिल करने का। फिफ्थ को डिस्कस कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल सोर्सेस। In this method, agent or local correspondents are directed to collect and to send the required information by using their own judgment. यहाँ पर लोकल सोर्सेज के थ्रू जो है वो मालूमात को हासिल किया जा रहा होता है, एजेंट्स या फिर लोकल कोरिस्पॉन्डेंट से डायरेक्ट जो है वो मालूमात को कलेक्ट किया जा रहा होता है बाय यूजिंग देयर ऑन जजमेंट, अपनी ऑन जजमेंट पर जो है वो आप मालूमात को हासिल कर रहे होते हो। तो ये हमारे पास पांचवा मेथड हो गया प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का, इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। इस मेथड में क्या होता है, एजेंट या फिर लोकल कोरिस्पॉन्डेंट्स आर डायरेक्ट कर रहे होते हैं टू कलेक्ट एंड टू सेंड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। कलेक्ट करने में और सेंड करने में हमारी रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है बाय यूजिंग देयर ऑन जजमेंट, ऑन जजमेंट के मेथड के जरिए जो है वो हमें मालूमात प्रोवाइड की जा रही होती है लोकल सोर्सेज, लोकल कोरिस्पॉन्डेंट्स और एजेंट्स के जरिए। ये हमारे पास पांचवा मेथड हो गया प्राइमरी डेटा को हासिल करने का। ओके, सेकेंडरी डेटा को डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने प्राइमरी डेटा के हवाले से डिस्कस किया कि प्राइमरी डेटा क्या है और इसके कितने सोर्सेज होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया। प्राइमरी डेटा वो मालूमात थी जो कि फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट कर रहे हैं अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे हमने प्राइमरी इंफॉर्मेशन या प्राइमरी डेटा कहा था। अब सेकंड को डिस्कस करते हैं, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन या सेकेंडरी डेटा हमारे पास क्या है। डेटा विच आर दोज which are used in investigation but which have been originally collected by someone else are known as secondary data. वो मालूमात जो कि ऑलरेडी मौजूद होती है, जो कि पहले से कलेक्ट की जा चुकी होती है किसी पर्सन के थ्रू, और हम उस मालूमात को दोबारा अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऐसी मालूमात हमारे पास सेकेंडरी इंफॉर्मेशन या फिर सेकेंडरी डेटा कहलाती है। डेटा विच आर यूज्ड इन एन इन्वेस्टिगेशन, जो कि इन्वेस्टिगेशन में यूज होगा, बट विच हैव बीन ओरिजिनली कलेक्टेड, लेकिन वो पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है बाय समवन एल्स, किसी के जरिए उसे हम दोबारा यूज कर रहे हैं, आर नॉन एज सेकेंडरी डेटा। तो ऐसी मालूमात जो पहले से कलेक्ट की जा चुकी हो और हम उसे दोबारा अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसे मालूमात सेकेंडरी डेटा कहलाती है। इसे सेकंड हैंड डेटा भी कहा जाता है क्योंकि ये सेकंड टाइम यूज हो रहा है, इसलिए सेकंड हैंड डेटा भी है। ठीक है, प्राइमरी डेटा हमारे पास क्या था, फर्स्ट हैंड डेटा था जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है। सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी मौजूद है और हम इसे अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पर्सन इसे पहले से ही कलेक्ट किया कर चुका है अपने पर्पस के लिए, और अब हम क्या कर रहे हैं, इस मालूमात को दोबारा जो है वो यूज कर रहे हैं, इसलिए इसे हमने सेकंड हैंड डेटा कहा है। यहाँ पर जो पर्सन यूज कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को, उसे यूजर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस भी क्लियर हो रहा है, अगर सवाल आता है एग्जाम में डिफरेंस के हवाले से कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस एक्सप्लेन कीजिए, तो यहाँ पर डिफरेंस भी क्लियर हो गया हमें। फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया जा रहा है प्राइमरी डेटा, सेकंड टाइम कलेक्ट किया तो सेकेंडरी डेटा, मतलब ऑलरेडी मौजूद है, आप दोबारा उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। सेम ऐसे ही प्राइमरी डेटा में कलेक्ट करने वाला कलेक्टर कहलाता है और सेकेंडरी डेटा में यूज करने वाला पर्सन यूजर कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट हैंड डेटा को प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं और सेकेंडरी डेटा को हम सेकंड हैंड डेटा भी कहते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स भी अगर हम चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंस के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस साइड से ये जो है वो क्लियर हुआ कि सेकेंडरी डेटा क्या है, वो मालूमात जो कि ऑलरेडी मौजूद थी, हमने अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस मालूमात को दोबारा इस्तेमाल किया, दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको सेकंड हैंड डेटा कह रहे हैं। और ये मालूमात जो ऑलरेडी मौजूद होती है और हम इसे अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये मालूमात हमारे पास सेकेंडरी डेटा कहलाती है। अब डिस्कस करते हैं इसके सोर्सेज को। मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा या फिर सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, किस किस तरीके से हम हासिल करते हैं सेकेंडरी डेटा को, कौन से जराए हैं, कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें सेकेंडरी डेटा हासिल होता है। ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं, कुछ सेमी ऑफिशियल सोर्सेज भी हैं, प्राइवेट सोर्सेज भी हैं, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स भी हमारे पास हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो ये 5 पॉइंट हमारे पास हैं, 5 मेथड्स हमारे पास हैं, या फिर इसको सोर्सेज भी हम कह रहे हैं कि वो जराए, वो सोर्सेज जहां से हमें हासिल हो रहा है सेकेंडरी डेटा।
अब इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है ऑफिशियल सोर्सेज, Publication of Statistics Division, Federal and Provisional Bureau of Statistics, Ministries of Finance, Food, Agriculture, Industry, Labor, ये तमाम जो है वो शामिल है किसमें, ऑफिशियल सोर्सेज में। यहाँ से जो मालूमात हमें हासिल होती है वो सेकेंडरी डेटा कहलाती है। ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में मौजूद होता है डेटा, उसे हम अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा कहला रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया सेकेंडरी डेटा का, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर ऑफिशियल सोर्सेज के जरिए मालूमात को हासिल कर रहे होते हैं। ऑफिशियल सोर्सेज क्या क्या हैं? पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्रीज ऑफ फूड, मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्री और मिनिस्ट्रीज ऑफ लेबर। तो इस हवाले से हमने कहा कि फर्स्ट मेथड हमारे पास है ऑफिशियल सोर्सेज। सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास है सेमी ऑफिशियल सोर्सेज। सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान PIDC। तो दो इदारे यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि जो सेमी ऑफिशियल सोर्सेज में आते हैं सेकेंडरी डेटा को हासिल करने का। सेकंड मेथड हमारे पास है सेमी ऑफिशियल सोर्सेज, जिसमें स्टेट बैंक और PIDC के इदारे शामिल हैं। ये इदारे हमें हेल्प कर रहे होते हैं सेकेंडरी डेटा को हासिल करने में। तो सेकेंड सोर्स हो गया हमारे पास सेमी ऑफिशियल। थर्ड को देखते हैं प्राइवेट सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन शामिल है प्राइवेट सोर्सेज में, मार्केट कमेटीज शामिल है प्राइवेट सोर्सेज में। तो थर्ड मेथड हमारे पास है ट्रेड एसोसिएशन और मार्केट कमेटीज से भी हमें मालूमात हासिल हो रही होती है, और मेथड जो कलेक्ट कर रहे हैं हम, ये मेथड हमारे पास चला रहा है प्राइवेट सोर्सेज। नेक्स्ट टेक्निकल ट्रेड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर से भी हमें मालूमात हासिल हो रही होती है। डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड जर्नल्स होते हैं जहाँ पर मालूमात प्रेजेंट होती है। अखबारात के जरिए भी हम मालूमात को हासिल कर सकते हैं। वो मालूमात जो ऑलरेडी न्यूज़पेपर में मौजूद होती है और वो हेल्प कर रही होती है हमारे पर्पस के लिहाज से, हमारे जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से हमें जो है वो हेल्प कर रही है, तो उस मालूमात को भी हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अखबारात से और ट्रेड जर्नल से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास सेकेंडरी डेटा है, और इनके जरिए जो हम हासिल कर रहे हैं ये मेथड हमारे पास फोर्थ मेथड कहलाता है सेकेंडरी डेटा हासिल करने का, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स। लास्ट हमारे पास है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सिटीज में भी डेटा मौजूद होता है, और यहाँ इन इंस्टीट्यूट से भी हम जो है वो मालूमात को हासिल कर सकते हैं। रिसर्च कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, रिसर्च का डेटा मालूमात वहाँ मौजूद होती है। अब हम उसी टॉपिक पर अगर रिसर्च कर रहे हैं तो उस मालूमात को दोबारा अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो रिसर्च से हासिल होने वाला डेटा जो कि ऑलरेडी मौजूद है यूनिवर्सिटीज में और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, अगर हमने उसे दोबारा अपने पर्पस के लिए यूज किया, हासिल किया, तो ये मेथड हमारे पास फिफ्थ मेथड बनता है सेकेंडरी डेटा को हासिल करने का, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो क्लास यहाँ पर हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इसमें हमने डिस्कस कर लिया सेकेंडरी डेटा और उसके सोर्सेज के हवाले से। सेकेंडरी डेटा वो मालूमात जो कि आप सेकंड टाइम यूज कर रहे हो, ऑलरेडी मौजूद थी, उसे आपने अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, कोई उस पर पहले ही काम कर चुका था, अब उस मालूमात को दोबारा आप यूज कर रहे हो, तो ऐसी मालूमात सेकेंडरी डेटा कहलाती है। फिर हमने उसके सोर्सेज या फिर मेथड को डिस्कस किया, किस तरह कलेक्ट करते हैं हम सेकेंडरी डेटा, या फिर जो है वो कौन कौन से मेथड और तरीकेकार हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहे हैं हम, वो हमारे पास है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में हम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसे। पहला हमारे पास है इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग डेटा इन अ सिस्टमैटिक वे। स्टेट्स का पहला फंक्शन ये है, इसकी हमने डेफिनेशन में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि स्टेट्स में हम क्या करते हैं, मालूमात को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो स्टेट्स का पहला काम ये है कि ये हमें हेल्प करता है कलेक्टिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करने में इन सिस्टमैटिक मैनर, मतलब तरतीब से, बहुत ही इफिशिएंट वे में हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया कि हम स्टेट्स में डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्टिंग डेटा में हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स, लेकिन सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे होते हैं, तरतीब से काम कर रहे होते हैं। तरतीब से काम करने का और डेटा को कलेक्ट करने में जो हमें हेल्प कर रहा है वो स्टैटिस्टिक्स का पहले फंक्शन हमने शामिल किया है इसको, कि स्टेट्स में हम क्या करते हैं, इट हेल्प्स, ये हमें हेल्प करता है इन कलेक्ट करने में मालूमात को ना सिस्टमैटिक वे। सेकंड फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सेकंड फंक्शन हमारे पास है इट इज यूजफुल फॉर ब्रॉडकास्टिंग। सेकंड जो फंक्शन है स्टेट में, वो हम डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है वो हमें फोरकास्टिंग में हेल्प कर रहा होता है। फोरकास्टिंग मतलब हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कोई कर सकते हैं, या फिर जो है वो
फ्यूचर के हवाले से कितने परसेंट चांसेस हैं लॉस के या फिर प्रॉफिट के, इसको फोरकास्टिंग करने में जो है वो स्टेट्स हमारी हेल्प कर रहा होता है अबाउट फ्यूचर में क्या होगा। 100% श्योरिटी नहीं होती, यहाँ पर चांसेस पर हम काम कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटीज पर हम काम कर रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटी हमें हेल्प कर रही होती है जो है वो फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन में। तो सेकंड फंक्शन हमारा हो गया स्टेट्स का कि स्टेट्स यूजफुल है हमारे लिए, कारआमद है फॉर फोरकास्टिंग मतलब पेशेंट गोइंग और प्रेडिक्शन में अबाउट फ्यूचर। थर्ड फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द डेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। स्टेट्स हेल्प करता है हमें डेटा को कंपेयर करने में टाइम और लोकेशन के लिहाज से, जगह और वक्त के लिहाज से। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है स्टेट्स में, इट हेल्प्स टू इंडिकेट ट्रेंड बिहेवियर। अब ये ट्रेंड बिहेवियर क्या होता है? द ट्रेंड कैन डिफाइन एज द डायरेक्शन इन विच द मार्केट इज मूविंग। ट्रेंड बेसिकली डिफाइन करता है उस डायरेक्शन को, उस सिम्प को जिसमें मार्केट मूव कर रही है। तो स्टेट्स का एक फंक्शन ये भी हो गया कि स्टेट्स हमें हेल्प कर रहा है इंडिकेट करने में, एनालाइज करने में, ऑब्जर्व करने में मार्केट की मूविंग पोजीशन को, मार्केट की डायरेक्शन को कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है स्टेट्स में, इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड। स्टेट्स हमें हेल्प करता है डिफरेंट फील्ड में पॉलिसीज को बनाने में, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में। स्टेट्स के जो रूल्स हैं वो हमें हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है स्टेट्स का वो है, इट हेल्प्स इन समराइजिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। स्टेट्स हेल्प करता है हमें समराइज करने में, मतलब हम समराइज वे में जो है कंक्लूजन वे में डिफाइन कर रहे होते हैं जो मालूमात हमारे पास मौजूद होती है। इसके साथ ही एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो डेटा हमारे पास मौजूद है इसमें दोनों तरह की मालूमात पाई जाती है, रिलेवेंट भी और इररिलेवेंट भी। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है, स्टेट्स का ये फंक्शन है कि वो डेटा को समराइज करे, मतलब आपको ब्रीफ वे में डिस्क्राइब करें डेटा को, इसके साथ ही डेटा से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, मालूमात जो आपके लिए कारआमद है उसे एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में भी हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया स्टेट्स का, इट इज हेल्प इन समराइजिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द। जैसे यहाँ पर ये ग्राफ डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह डेटा को समराइज करने में स्टेट्स हेल्प करता है, इसके साथ ही किस तरह डेटा को डेटा से मालूमात, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में स्टेट्स जो है वो हेल्प कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर मेल और फीमेल की क्वांटिटी लिखी हुई डिफरेंट कंट्रीज के लिहाज से, तो हम यहाँ पर इस ग्राफ के जरिए स्टैटिस्टिक्स के टूल को यूज करके, मेथड को यूज करके हम एनालाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। जैसे मेल और फीमेल, मेल पर्पल जो बार है हमारे पास पर्पल कलर का, ये शो कर रहा है फीमेल, और ग्रीन बार शो कर रहा है मेल की क्वांटिटी को। तो अब जर्मनी में अगर हम देखें तो फीमेल की क्वांटिटी ज्यादा है और मेल की क्वांटिटी कम है। सेम ऐसे अगर हम इस वाले यूके में देखें तो मेल की क्वांटिटी कम है और फीमेल की क्वांटिटी ज्यादा है। तो इस तरह हम समराइज कर सकते हैं, मालूमात को हासिल कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कि स्टेट्स क्या करता है, अपने ग्राफ के जरिए, टेबल्स के जरिए, डिफरेंट मेथड के जरिए, फार्मूलाज के जरिए समराइज कर रहा होता है डेटा को और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हमें एक्सट्रैक्ट करके दे रहा होता है। नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं हम, इट प्रेजेंट्स अ फैक्ट इन न्यूमेरिकल। ये उन फैक्ट्स को डिस्कस करता है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। ये फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी नंबर्स की फॉर्म में जो डेटा हमारे पास मौजूद है उसे हम डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ओके, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। A single isolated figure is not statistics. For example, marks obtained by a student in economics are 85 is not statistics. कह रहे कि स्टेट्स में हम उन न्यूमेरिकल फैक्ट्स को शामिल करते हैं जो कि एग्रीगेट इन नेचर होते हैं, मतलब एग्रीगेट फॉर्म में अगर मालूमात मौजूद है तो वो स्टैटिस्टिक्स कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज वो स्टैट्स में काउंट नहीं होगी। सिंगल आइसोलेटेड फिगर स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाती। एग्रीगेट की एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि अगर हम कहें कि 70 स्टूडेंट ने एग्जाम में ये नंबर्स हासिल किए हैं, तो अब यहाँ पर हम 70 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट में बात कर रहे हैं, मजमूई तौर पर बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास स्टेट्स में शामिल होगा, ये स्टैटिस्टिक्स कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन किया कि स्टेट्स एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को डिस्कस करता है, सिंगल आइसोलेटेड फिगर स्टेट्स में शामिल नहीं होती। किसी एक स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स में मार्क्स स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएंगे, बल्कि 70 स्टूडेंट्स के जो एग्जाम में मार्क्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स में काउंट होंगे। सेकंड को डिस्कस करते हैं। सेकंड हमारे पास है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टेट्स में जो मालूमात हमारे पास होती है वो नंबर्स की फॉर्म में होना चाहिए।
Statistics are only the numerical statement of facts. For example, ages of these persons expressed as young, middle age, old age will not be called statistics. कह रहे हैं कि अगर हमें किसी पर्सन की एज को डिस्क्राइब करना है और हम कहें कि यंग एज है, मिडिल एज है, ये ओल्ड एज है, तो ये स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं होगा। जरूरी है कि स्टेट्स के लिए क्या होना, नंबर्स की फॉर्म में मालूमात का मौजूद होना, वो मालूमात जिसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, जाहिर कर सकते हो नंबर की फॉर्म में, वो स्टेटमेंट्स, वो मालूमात हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में काउंट होती हैं। स्टैटिस्टिक्स आर ओनली द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। एग्जांपल्स भी दी गई यहाँ पर, मिडिल एज, यंग एज और ओल्ड एज ऐसे हम स्टेट्स में शामिल नहीं कर सकते, बल्कि बताना होगा हमें 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, इस तरह जब हम एज को नंबर्स में डिफाइन कर रहे हैं तो वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, और ये स्टेट्स में काउंट होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी हमारे पास। थर्ड को डिस्कस करते हैं, स्टैटिस्टिक्स आर इफेक्टेड बाय वैरायटी ऑफ कॉजेज। स्टेट्स जो है वो इफेक्टेड होती है वैरायटी ऑफ कॉजेज की वजह से। The statistics data must be affected by a variety of causes. For example, prices of commodities are affected by supply, demand, import, export. कह रहे हैं कि अगर हम सप्लाई के डेटा लेते हैं, मालूमात लेते हैं, तो सप्लाई का डेटा या इंफॉर्मेशन जो है वो इफेक्टेड होती है प्राइस की वजह से। दोनों का आपस में कनेक्शन है, प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने से सप्लाई पर भी इफेक्ट होता है, सेम ऐसे डिमांड पर इफेक्ट होता है प्राइस के इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने से। तो यहाँ पर हम उन डेटा को डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्या है हमारे पास, इफेक्टेड बाय वैरायटी ऑफ कॉजेज, जो कि इफेक्टेड है, असरअंदाज हो रहे हैं डिफरेंट वजूहात की वजह से। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई स्टेट्स की। यहाँ पर हमने उन मालूमात को जो है वो डिस्कस किया है, स्टैटिस्टिक्स आर इफेक्टेड बाय वैरायटी ऑफ कॉज। नेक्स्ट देखते हैं हम, statistics are enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy. A reasonable standard of accuracy is needed in both enumerations and estimations of statistics. For example, in measuring the height, a fraction part of an inch can be ignored. On the other hand, in measuring nasal length, a fraction part of an inch cannot be ignored. कह रहे हैं यहाँ पर हमें रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत होती है स्टैटिस्टिक्स में। जब भी हम एस्टिमेशन कर रहे होते हैं या फिर एन्यूमरेशन कर रहे होते हैं, दोनों ही चीजों में हमें क्या है, जरूरत पड़ती है और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी की। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि हम हाइट को मेजर करते हैं, तो कुछ फ्रैक्शन इंच को हम जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नेजल लेंथ को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं तो वहां पर हम फ्रैक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड शो कर रही है एग्जांपल इसकी। अगर हम हाइट मेजर कर रहे हैं तो इंच को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम नेजल लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रैक्शन को इग्नोर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टैटिस्टिक्स आर इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये अभी हमने जो है फंक्शन में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो मालूमात को हम कलेक्ट कर रहे होते हैं सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे होते हैं। इट कलेक्टेड विदाउट एनी सिस्टमेटिक मैनर कैन नॉट बी रिलायबल एंड यूजफुल। अगर हम मालूमात को सिस्टमेटिक वे में, एफिशिएंट वे में कलेक्ट नहीं करेंगे तो मालूमात हमारे लिए ना ही रिलायबल होगी ना ही यूजफुल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस। It collected for a predetermined purpose would help the investigator to distinguish between wanted and unwanted data. Otherwise, the collected statistics will be irrelevant. कह रहे हैं जो भी मालूमात आप कलेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर जो मालूमात कलेक्ट कर रहा है उसमें वो फर्क कर सके कि उसे क्या डेटा चाहिए, क्या रिलेवेंट डेटा है, क्या वांटेड डेटा है और क्या इररिलेवेंट डेटा है, क्या अनवांटेड डेटा है, ताकि इन्वेस्टिगेटर को क्या हो जाए, हेल्प हो जाए रिलेवेंट और इररिलेवेंट मालूमात को अलग करने में। रिलेवेंट मालूमात हेल्प करेगी उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में और इशू सॉल्व करने में, और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास मौजूद होगी तो हम क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा इन्वेस्टिगेटर का। तो जरूरी है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रही है कि जो डेटा आप यूज कर रहे हो, जो डेटा आप हासिल कर रहे हो, उसमें इन्वेस्टिगेटर को पहले ही जो है वो प्रीडिटरमाइंड पर्पस के तहत जो है वो ये कर लेना चाहिए कि वो क्या कर सके, अपनी मालूमात को अलग कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके, सेपरेट कर सके वांटेड एंड अनवांटेड डेटा को। अदरवाइज वरना होगा क्या, द कलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स विल बी इररिलेवेंट। जो आपका डेटा आप कलेक्ट कर रहे होंगे वो इररिलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो मालूमात हम यहाँ पर हासिल कर रहे हैं वो एक दूसरे से
रिलेशन में होनी चाहिए, मतलब कनेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे से। कैसे, यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, इन ऑर्डर टू मेक वैलिड कंपैरिजन द कलेक्टेड डेटा मस्ट बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जब हम कंपेयर करने जा रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए जरूरी है डेटा का एक दूसरे से रिलेशन होना। स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, अगर रिलेशन होगा तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, अदरवाइज कंपैरिजन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। For example, height of student and their marks in accounting have no relationship between them. Therefore, they cannot be compared. अगर हम कहें कि किसी स्टूडेंट की हाइट ज्यादा है तो उसके अकाउंटिंग में भी अच्छे नंबर होंगे, तो ऐसा नहीं है। हाइट ऑफ स्टूडेंट और नंबर्स इन अकाउंटिंग एक दूसरे से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे का रिलेशन नहीं है। यहाँ पर हाइट का और मार्क्स जो अचीव किए हैं स्टूडेंट ने, हासिल किए हैं, एक दूसरे से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है हाइट का और नंबर्स का। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इस तरह के हाइट ज्यादा या कम है तो मार्क्स भी ज्यादा या कम होंगे, तो यहाँ पर नो रिलेशन पाया जा रहा है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रही है कि अगर हम चाहते हैं कंपैरिजन करना तो जरूरी है दोनों डेटा का आपस में रिलेशन होना, कनेक्ट होना, लिंक होना, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे मालूमात का। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम जा रहे हैं लिमिटेशन की तरफ कि क्या लिमिट्स है स्टैटिस्टिक्स की। पहला हमारे पास है ओनली द पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेथड कैन हैंडल स्टैटिस्टिक्स डेटा एफिशिएंटली। सिर्फ वही पर्सन स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को यूज कर सकता है, हैंडल कर सकता है, जो कि एक्सपर्ट होता है, इसके पास एक्सपर्ट नॉलेज होती है। तो एक्सपर्ट पर्सन क्या करेगा, स्टैटिस्टिक्स के मेथड को यूज करेगा और डेटा को इफिशिएंटली जो है वो यूज कर सकता है, हैंडल कर सकता है। फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरा हमारे पास है statistics laws are not perfectly accurate. Due to this limitation, the result obtained are true on the average or in the long run. कह रहे हैं कि स्टेट्स के थ्रू जो मालूमात आप हासिल कर रहे होते हो, जो कवानीन, जो लॉज आप यूज कर रहे हो स्टेट्स के, वो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होते, 100% एक्यूरेट नहीं होते। यही वजह होती है, यही लिमिट है स्टेट्स की कि हम क्या करते हैं, एवरेज पर काम कर रहे होते हैं। अगर लॉन्ग रन में हम काम कर रहे हैं तो अगर हमें ट्रू वैल्यू चाहिए तो हम एवरेज लेकर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये हो गई लिमिट के लॉज जो है वो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं है, इसके लिए हमें जो है वो एवरेज पर काम करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम Statistics deal with characteristics which are random in nature. Statistics उन characteristics को डील करती है जो कि random in nature होते हैं, जैसे कि नंबर्स मौजूद हैं, इसमें से हम नंबर को सेलेक्ट करें रैंडम फॉर्म में, बेतरतीबी से जो मालूमात मौजूद है इसमें से हमने डेटा को हासिल किया, तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में काउंट होगा। स्टैटिस्टिक्स डील, ये डील करती है विद characteristics which are random in nature, उन characteristics को जो कि random in nature हो। फोर्थ लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं हम। It deals with aggregate and cannot provide information about a particular individual. ये भी हमने characteristics में भी डील किया था कि सिंगल आइसोलेटेड फिगर को स्टेट्स में कंसीडर नहीं किया जाता। जरूरी है, ये लिमिट है स्टेट्स की कि हम क्या करें, एग्रीगेट वे में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करें और हासिल करें। तो यहाँ पर ये लिमिट ये डिस्क्राइब कर रही है कि यहाँ पर हमने क्या किया, एग्रीगेट मालूमात को हासिल करना है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन हमारे लिए कोई भी जो है वो कारामद नहीं होती। नेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। डील्स ओनली विद द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी न्यूमेरिकली स्पेसिफाइड। यहाँ पर स्टेट्स में हम सिर्फ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ लिमिट है कि हम सिर्फ नंबर्स को डिस्कस करेंगे, नंबर से इररिलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन होगी, नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रही है, तो वो स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर नहीं की जाएगी। यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि स्टेट्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करता है। यहाँ पर हमारा लिमिटेशन का टॉपिक होता है कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को, मेथड्स को, फॉर्मूलाज को किस तरह डिफरेंट फील्ड में अप्लाई किया जाता है। हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन की अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और फाइनेंस के लिहाज से। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला, स्टैटिस्टिक्स किस तरह अकाउंटिंग में जो है वो हेल्प कर रही होती है। स्टैटिस्टिक्स इन अकाउंटिंग, it helps the auditor to select samples of accounts for auditing purpose. स्टेट्स जो है वो हेल्प करती है ऑडिटर की सैंपल्स को सेलेक्ट करने में ऑडिट पर्पस के लिए। सेकेंड हम बात कर लेते हैं स्टेट्स इन इकोनॉमिक्स। इट यूज्ड इन मेजरिंग एंड फोरकास्टिंग जीएनपी। इट जज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि मेजर करने में और फोरकास्टिंग करने में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, और साथ ही कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी जज करने में, एनालाइज करने में स्टेट्स हेल्प करती है।
देन नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट्स इकोनॉमिक्स को मजीद यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, स्टैटिस्टिक्स हेल्प द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर बाय एनालाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल और अर्बन माइग्रेशन ईटीसी। कह रहे हैं यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग में भी इकोनॉमिक्स के लिहाज से स्टेट्स हेल्प कर रही होती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अर्बन और रूरल माइग्रेशन की जो है वो रेट क्या रहा, ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन रेट क्या है, इस सब के थ्रू जो है वो पॉलिसी प्लानिंग हो रही होती है। और ये जो एनालाइज करते हैं हम, रेट क्या है, परसेंटेज क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन रेट, ये सब स्टेट्स के टूल्स, मेथड्स और फार्मूलाज को यूज करके एनालाइज किया जा रहा होता है, प्रेडिक्ट किया जा रहा होता है। तो इकोनॉमिक्स में स्टेट्स क्या कर रहा है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर रहा है। देन हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टेट्स ने मार्केटिंग मैनेजमेंट में किस तरह जो है वो पार्टिसिपेट किया और किस तरह स्टेट्स अप्लाई है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। इट हेल्प टू अ कंपनी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन एनालाइजिंग द करेक्ट डेटा ऑफ कंज्यूमर स्ट्रेटजी will be more useful, more helpful in increasing the sales of a product. नई प्रोडक्ट को किस तरह लॉन्च करना है, सेल्स को किस तरह इंक्रीज करना है, ये भी स्टेट्स हमारी इसमें भी हेल्प कर रहा होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। इसके साथ ही इट आल्सो हेल्प द कंपनी टू डिसाइड विच एडवर्टाइजिंग, किस तरह एडवर्टाइजिंग करना है, एडवर्टाइजिंग के में भी हेल्प जो है प्रोवाइड करता है स्टेट्स। इट हेल्प द को कंपनी की हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स टू ब्रिंग अबाउट एन इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की डिमांड के लिहाज से क्वालिटी और क्वांटिटी में किस तरह इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, इसमें भी स्टेट्स जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैट्स इन फाइनेंस। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग in it so that we can expect maximum return of his investment and save himself from any loss। कह रहे हैं कि अगर हम फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टेट्स के टूल्स को हम यूज करके फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट से कितना प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, कितना नुकसान होने के चांसेस हैं, और इस तरह हमें मैक्सिमम रिटर्न हासिल होता है और हम नुकसान से बच सकते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और उनके मेथड्स के हवाले से। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स को और लिमिटेशन को, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को, और लास्ट में हमने डिफरेंट फील्ड में किस तरह अप्लाई होती है स्टैटिस्टिक्स के टूल्स, फार्मूलाज और मेथड, उसे डिस्कस किया। आज की इस ऑनलाइन क्लास के बारे में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे यहाँ पर होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह अगली क्लास में न्यू चैप्टर से फिर से जो है वो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। थैंक यू सो मच।